Hello everyone, welcome to the lectures of Design and Analysis of Algorithms, and we are discussing our unit number 3. And in the previous lectures we have studied what do we really understand by time and space complexity, and in the upcoming lectures we will be looking at certain numerical, or we can say programmatic examples of calculating time complexity. So this is a very important concept in all the three aspects of your examination, such as the university gate, which is for higher studies, and the placement examination. You will be having certain questions of calculating the time complexity. And again, just pay attention to each and every point which has been discussed in this particular lecture. So, talking about algorithms. Algorithms are basically of two types, और ये हम किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं कि हम प्रोग्राम किस तरीके से बनाने वाले हैं. तो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम्स हमारे पास बेसिक दो तरीके की स्ट्रैटेजी है जिससे हम अपना एल्गोरिथम या फिर अपना सूडो कोड लिख सकते हैं. पहला आइटरेटिव एंड द सेकेंड वन इज रिकर्सिव. सो लेट अस सी इट इन अ प्रोग्रामेटिक मैनर. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ एन आइटरेटिव फॉर्मेट. हम लोगों ने लूप का यूज़ किया है. दैट मीन्स फॉर 1 to n रिपीट द स्टेप ऑफ कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम आउट ऑफ टू नंबर्स. राइट, तो हमने लूप्स लगाए हैं. प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट के हिसाब से लूप किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं. सी की बात करते हैं तो फॉर वाइल एंड डू वाइल एंड सो ऑन. बेसिक यही लूपिंग स्ट्रक्चर्स हमें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलते हैं. सो दैट इज़ द आइटरेटिव सेक्शन जहाँ पर हम लोग लूप्स की बात करते हैं. एक हमारे पास अप्रोच होती है प्रोग्राम लिखने की, रिकर्सिव अप्रोच, जहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हम अपने ही फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं. अ फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ until the base condition is arrived, that is known as the recursive function. And the important point is that we can convert an algorithm or even a program which is written using the iterative approach to recursive approach and recursive approach to iterative approach. But basically we can categorize the types of algorithm into two sections, right? Now the way we analyze both of these algorithms is the thing that is we need to understand. So in order to analyze an iterative algorithm, we need to find the number of times the loop is going to be executed. जैसा हमने पहले वीडियोस में भी देखा, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा लूप कितनी बार चल रहा है. एंड वाई वी आर फोकसिंग ऑन लूप्स, बिकॉज लूप हमारे डोमिनेटिंग फैक्टर है, जो मैंने स्टार्टिंग से आप लोगों को समझाया है. Second is your recursive algorithm, and we make use of recursive equations in terms of input size, and then we will be determining the cost. तो यहाँ पर रिकर्सिव एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी डू, हम अपने कोड की एक रिकर्सिव एल्गोरिदम जो हमारी लिखी हुई है उसकी हम एक रिकर्सिव इक्वेशन बनाते हैं. वो इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं वो भी हम आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे. और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग बताते हैं कि कॉस्ट कितना आया. कॉस्ट, रिमेंबर, इट इज़ द टाइम एंड द स्पेस. राइट, नोट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इफ देयर इज़ नो आइटरेशन और नो रिकर्जन in the algorithm, then the complexity is order of 1, that is constant. अगर हमारे एल्गोरिदम में कोई भी लूप नहीं है या कोई भी रिकर्जन का कंस्ट्रक्ट नहीं है, फंक्शन अपने ही आपको दोबारा कॉल नहीं कर रहा और मैंने कोई भी लूप नहीं लगाया अपने कोड में. सपोज मेरा सीधा सा एक सी का प्रोग्राम है, प्रिंट कर रहा है मेरा नाम, राइट, वॉइड मेन ब्रैकेट स्टार्ट प्रिंट अंजलि, राइट, ओनली वन स्टेटमेंट. दैट विल बी टेकन एज अ कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. एडिशन का प्रोग्राम है, एंटर ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, प्रिंट सी. कहीं पर भी कोई लूप नहीं है, तो सारे स्टेप्स को एक कॉस्ट दिया, कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, 1 टाइम, टोटल कांस्टेंट. दैट मीन्स इट हैज़ अ ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट point to be understood. Let us see this with the help of an example. See, हमारे पास एक कोड है स्वैपिंग का. हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं और हमारे पास क्या है, हमने टेम्प वेरिएबल से क्या किया है, ए और बी की वैल्यू को स्वैप कर दिया. अ वेरी सिंपल कोड. लेट अस सी हाउ इट वर्क्स.
हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स, तो हमने उसको क्या किया, 3 कॉस्ट असाइन कर दी। टाइम की बात करते हैं, तो अगर मैंने एक बार इस कोड को रन करा तो कितनी बार ये सारे स्टेप्स एग्जीक्यूट होंगे, सिंगल टाइम। ये हम लोग पहले भी चेक कर चुके हैं, राइट। सो हमारे पास टोटल कितना आता है यहाँ पे, 3। रिमेंबर 3 के अंदर कहीं पर भी n नहीं है, दैट इज द इनपुट साइज। हमने पढ़ा था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसका फंक्शन होता है, इनपुट साइज। इनपुट हम ज़्यादातर कहते हैं n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई है 3 के अंदर कहीं पर भी n नहीं है, इट इज़ अ कांस्टेंट नंबर, देयरफॉर वी विल बी सेइंग दैट इट इज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ 1। तो हम क्या लिखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ 1। तो जो डेटा स्ट्रक्चर्स में आप लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज कहीं पर पढ़ी होंगी, वो किस तरीके से कैलकुलेट होती हैं, कुछ इस तरीके से। तो फैक्टर ऑफ n नहीं आया है, इसका मतलब क्या है, दिस इज ऑर्डर ऑफ 1, दैट इज कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा था लूप, अभी व्हाट वी आर डिस्कसिंग द आइटरेटिव एल्गोरिथम्स, राइट। रिकर्जन बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा कोड है, एक फॉर लूप लगाया हुआ है, 1 से लेकर n तक चलता है, और डा एक स्टेटमेंट है जो प्रिंट कराना है। अब इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट की, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट की, रिमेंबर ये एक सूडो कोड है, प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, हेडर फाइल्स नहीं है, एवरीथिंग इज नॉट, इट इज़ अ सूडो कोड सिमिलर टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हमारे पास ये है तो हम इसको एक प्रोग्राम के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एल्गोरिदम एंड सूडो कोड, ऑल्दो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम, लेकिन हम इंटरचेंजेबली उस वर्ड को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। बट आई विल बी सेइंग दैट कि ये आप लोगों का एक सॉर्ट ऑफ होमवर्क होना चाहिए कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सूडो कोड एंड एल्गोरिदम। एनीवेज, अगर यहाँ पे बात करें तो डा कितनी बार प्रिंट हो रहा है, उतनी ही बार मेरा लूप एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट इज हाउ मेनी टाइम्स द लूप इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो अगर यहाँ पर देखें तो वी हैव 2 स्टेटमेंट्स, C1 एंड C2, राइट, C1 एंड C2। और अगर हम देखें कि कितनी बार हमारा लूप एग्जीक्यूट हुआ है, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड n+1 टाइम्स एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड बाय n। वाई n+1? बिकॉज जो लूप होता है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट एग्जीक्यूशन का आता है, जहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि कहाँ कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, और अब हम लूप के अंदर नहीं जाएंगे और लूप से एग्जिट कर जाएंगे। तो रिमेंबर, अगर हमारा लूप n टाइम चला है तो इनर स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा, n-1 टाइम्स। यहाँ पर हमने लिखा है कि n+1 टाइम चल रहा है, तो उससे एक कम इनर लूप चलेगा। तो कई बार अगर n लिखा हो तो इनर स्टेटमेंट n-1, या फिर अगर n+1 लिखा है तो इनर स्टेटमेंट उससे एक कम, दैट इज n। दैट इज क्लियर। नाउ सी, अगर हम इस टाइम को ऐड करते हैं तो n+1 + n, राइट, उसको सिंपली ऐड कर दिया, तो दैट इज 2n+1, ठीक है। यह हमारे पास क्या आया, एक लीनियर इक्वेशन, राइट। सो इट इज़ एन लीनियर इक्वेशन, दैट इज 2n+1। सो डोमिनेंट फैक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमने n लिया, तो दैट इज कम आउट टू बी n एज द डोमिनेंट फैक्टर। कांस्टेंट वैल्यू को हम यहाँ पर निगलेक्ट कर लेते हैं और n को कंसिडर करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, ऑर्डर ऑफ n। कैसे लिखते हैं, बिग O ऑफ n। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी की बिग O ऑफ n है तो कैसे कैलकुलेट होती है, इन दिस पर्टिकुलर मैनर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अब हमारे पास 2 फॉर लूप लगे हुए हैं, पिछले एग्जाम्पल में सिर्फ एक फॉर लूप था, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें, एक लूप वेरिएबल है i, दूसरा लूप वेरिएबल है j। दोनों ही लूप एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, मतलब n की जो भी वैल्यू होगी उतनी बार डा प्रिंट होगा, अपर लूप के लिए भी और लोअर लूप के लिए भी। तो देखते हैं इसकी एनालिसिस कैसे करते हैं। हमारे पास 2 लूप्स हैं, हम लोग डोमिनेंट फैक्टर्स की बात करते हैं, तो वी विल बी जस्ट पुटिंग, थोड़ा सा इजी कर दिया है, सिर्फ लूप्स को कॉस्ट दी। तो दैट इज C1 एंड C2। दोनों लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुए, दोनों लूप को हम लोग चेक करें तो n+1 टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एक बार n और एक बार एक्स्ट्रा जब हमारा वो लूप फेल करता है। तो अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो दैट इज n+1 + n+1, दैट इज 2n+2। 2 एक कांस्टेंट फैक्टर है, उसे हटा दिया, बचा हमारे पास 2n। तो उसमें से भी जो डोमिनेंट फैक्टर है वो क्या है, n। अच्छा, अब रिमेंबर व्हाई आई एम यूजिंग दिस, मीन्स हम इक्वेशन में से ये सारी फैक्टर्स हटा क्यों रहे हैं। देखिए, अगर n की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हम कहते हैं फैक्टर ऑफ इनपुट साइज।
फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। अगर मैंने n बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया तो उसके कंपैरिजन में +2 की वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल है, राइट। अगर मैंने +-2 किया तो इट्स ओके। अगर n का ऑर्डर क्या है, 10 की पावर 10 समथिंग, राइट, इतना बड़ा नंबर है n का, तो हम एनालिसिस क्या करते हैं, ज़्यादातर बड़े इनपुट साइज़ के लिए करते हैं। तो अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली n ही डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, तो हम क्या करते हैं, +2 और बाकी सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं। सो हमारी इक्वेशन क्या बनकर आई, इन ऑर्डर ऑफ n। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर लूप्स हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो हम क्या करते हैं, सिंपली इक्वेशंस को, मतलब जो हमारा टाइम आता है उस टाइम को हम लोग ऐड करते चले जाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है जब हमारे पास नेस्टेड लूप्स आते हैं, वो हम आगे देखेंगे। सो नो नेस्टिंग, परफॉर्म एडिशन। तो यहाँ पे जो हमारा टाइम वाला फैक्टर है हमने उसे सिंपली ऐड किया क्योंकि नेस्टिंग नहीं है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सिमिलर एग्जाम्पल है, बस यहाँ पर हमने क्या करा है, m और n दो अलग अलग वैल्यूज़ ले लिए। सिमिलरली हमने क्या करा, सिंपल तरीके से दोनों लूप्स को वैल्यूज़ दे दी, cost 1 एंड cost 2, दैट मीन C1 C2। टाइम की बात करते हैं तो जो पहला स्टेटमेंट है आपका फॉर लूप वो n+1 टाइम चला। सिमिलरली जो सेकेंड फॉर लूप है वो m+1 टाइम्स चला है, राइट। सो व्हाट वी हैव, समेशन, बिकॉज नो नेस्टिंग इज बिन डन, दैट मीन्स n+1 + m+1। तो अगर हम देखें तो अगर n और m दोनों बहुत बड़े नंबर्स हैं तो हम 2 को क्या कर सकते हैं, यहाँ से निगलेक्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन गेट द ऑर्डर ऑफ n + m। नो नेस्टिंग, ओनली एडिशन। सिंपल, वैसा ही कॉन्सेप्ट जैसा हमने पहले पढ़ा था। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हम नेस्टिंग ऑफ लूप्स को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अब आप ध्यान से देखिएगा, हमारे पास 2 फॉर लूप्स हैं जो कि नेस्टिंग के अंदर हैं। अगेन व्हाट वी विल बी एनालाइजिंग कि हमारा फॉर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होता है। अगेन हमने क्या करा, अपने सारे स्टेटमेंट्स को कॉस्ट दे दी। अगर आप चाहें तो C3 को निगलेक्ट भी कर सकते हैं, C1 और C2 को रख सकते हैं, क्योंकि हम डोमिनेंट फैक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। टाइम की बात करते हैं तो जो आपका आउटर फॉर लूप है दैट इज एग्जीक्यूटिंग n+1 टाइम्स, अप्रॉक्सीमेटली n, अगर n हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है तो। सिमिलरली जो इनर लूप है वो भी कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, n टाइम। लेकिन रिमेंबर, आउटर लूप की 1 वैल्यू के लिए इनर लूप n टाइम्स चलेगा, आउटर लूप की सेकेंड वैल्यू के लिए इनर लूप अगेन n टाइम्स चलेगा। दैट मीन्स जो आपका इनर लूप है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, मल्टीपल टाइम्स, राइट। अगर आउटर लूप्स n टाइम एग्जीक्यूट हुआ तो इनर लूप n × n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। दैट इज़ वाई जब हम लोग नेस्टिंग की बात करते हैं तो हम एडिशन नहीं मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। दैट इज़ सिंपल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। जिस स्टूडेंट ने C अच्छे से पढ़ी है, फॉर लूप्स लगाए हैं, उसको ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आएगा। आउटर लूप की वैल्यू i की वैल्यू 1 के लिए j कितने आइटरेशन लेगा, n टाइम्स। आउटर लूप i की वैल्यू 2 के लिए j कितनी बार चलेगा, 1 से लेकर अगेन n टाइम्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी वैल्यूज़ कितनी बार एग्जीक्यूट होंगी, n × n + n टाइम्स। दैट मीन्स जो डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, n की पावर 2। अब n अगर बहुत बड़ा नंबर है तो +n करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, जो बड़ा वैल्यू होगी दैट विल बी n⁻²। सो जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दैट विल बी बिग O ऑफ n²। तो जब भी हम लोग नेस्टिंग की बात करते हैं वी डू मल्टीप्लिकेशन, राइट। सो व्हेन द लूप्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड दे आर नेस्टेड, व्हाट वी डू, मल्टीप्लिकेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे 3 नेस्टेड लूप्स हैं। वेरी सिंपल, हम लोगों ने सारे स्टेटमेंट्स को कॉस्ट असाइन करा एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि हमारे पास कितने नेस्टिंग लूप्स हैं। हमारे पास 3 नेस्टिंग लूप्स हैं। वैल्यू 1 आउटर लूप की i = 1 के लिए j कितनी बार चलेगा, n टाइम्स, और j की वैल्यू 1 के लिए k कितनी बार चलेगा, अगेन n टाइम्स। तो दैट मीन्स कितनी बार नेस्टिंग हो रही है, 3 लूप्स की नेस्टिंग होनी है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आनी चाहिए, n⁻³ right. So the time complexity is order of n³, that is big O of n³। एक और एग्जाम्पल है अब हमारे पास यहाँ पर, जिसके अंदर what we have for loop which is independent of each other and the second and third for loops are nested।
सो अगर हम लोग इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो जो स्टेटमेंट है हमारे पास टाइम का, दैट मीन्स फर्स्ट वाला लूप इंडिपेंडेंट है, राइट? सो दैट विल बी टेकिंग n+1 टाइम्स, जिसको हम n लिख सकते हैं। एंड देन जो हमारे दूसरे लूप्स हैं बिल्कुल प्रीवियस एग्जाम्पल्स की तरीके से वो नेस्टेड हैं, राइट? तो अप्रॉक्सीमेटली हम उसको n मान सकते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर बट दे आर नेस्टेड। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? एक लूप दूसरे लूप की वैल्यू से डिपेंड नहीं करता है। डिपेंडेंट वाले एग्जाम्पल्स आगे आएंगे। तो अगेन अगर हम यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो ऊपर वाला इंडिपेंडेंट, सो दैट विल बी +1, दैट मीन्स n, प्लस द लोअर टू लूप्स आर नेस्टेड, सो दैट विल बी n²। तो डोमिनेंट फैक्टर क्या आता है हमारे पास? अगेन n²। अगर n की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, देयरफॉर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n²। अगेन लेट अस रिवाइज सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें पता होने चाहिए। दैट इज सिंपल लूप्स, द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इन ऑर्डर ऑफ n। अगर एक लूप है तो डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ n। नेस्टिंग नहीं है तो एडिशन परफॉर्म करना है, और अगर नेस्टिंग आपका है तो मल्टीप्लिकेशन इज परफॉर्म, right? So this is the basic thing that you need to understand. I hope this lecture is clear to you all. For any queries or any question, you can feel free to ask, and thank you. Stay healthy and study well. I will be seeing you in the next lecture.